हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़ से डर गया पाकिस्तान। दोस्तों अब देने लगा भारत को कश्मीर की गीदड़ भभकी। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, जहां राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान दे रहा है अपना रिएक्शन, वो भी डरते हुए। दोस्तों बताएंगे पूरी बात और साथ ही बताएंगे आपको जहां पर आखिर क्यों दोस्तों चाइना लगातार भारत के बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जो हम आपको भी बताने वाले हैं। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां 2 महीने में दूसरी बार कांगो में भारतीय सेना पर हुआ बड़ा हमला, जिसके बाद जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उपचुनाव में जीत के बाद यूपी में भाजपा हुई उत्साहित, अब यादव मुस्लिम वोट साधने की सबसे बड़ी योजना को लेकर सबसे बड़ी रणनीति आपको बताने वाले हैं हम दोस्तों। और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कर दी ऐसी घोषणा, कार और बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। बताएंगे दोस्तों क्या है खबर, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़ से डर गया पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर दिए गए बयान पर जमकर जहर उगला है। दोस्तों पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारतीय रक्षा मंत्री जी के बयान को अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। विदेश कार्यालय ने कहा कि वो राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी निंदा करता है। दरअसल एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली तो युद्ध हुआ तो हम विजयी होंगे। जी हां दोस्तों, उनके इसी बयान पर भड़कते हुए पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने झूठा दावा किया कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में अच्छी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कार्यालय ने राजनाथ सिंह पर बेबुनियाद आरोप लगाने का दावा किया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दी हैं। विदेश कार्यालय यही नहीं रुका दोस्तों, उसने दावा किया है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी वरिष्ठ भारतीय राजनेता ने जम्मू कश्मीर के लोगों के वैध स्वदेशी और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम पर आक्षेप लगाने की कोशिश की है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय राजनीतिक हस्तियों के भड़काऊ बयान IOJK की वास्तविकता को नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने डींगे हाँकते हुए भारत को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली। पाकिस्तान ने खुद के गिरेबान में झांकने से इनकार करते हुए उल्टा भारत से पूछा कि सख्त प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली कश्मीरियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने उद्देश्य से क्यों नहीं रोक पाई। जी हां दोस्तों, साथ ही UN वाला राग अलापना भी नहीं भूला पाकिस्तान। जी हां, इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों वाला राग अलापना नहीं भूला। कार्यालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बना हुआ है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में निहित है। जी हां, पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो कश्मीर के लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करने के उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव समर्थन जारी रखेगा। जी हां दोस्तों, यानी कि राजनाथ सिंह के बयान के बाद दोस्तों पाकिस्तान को तगड़ी वाली मिर्ची लगी है। दोस्तों आप उनके इस बयान से अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह का एक बात दोस्तों कहना बिल्कुल ठीक है और भारत अपने बातों पर हमेशा तटस्थ रहता है दोस्तों, अटल रहता है और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन सीमा पर ऑल वेदर सड़कें बना रहा है अपना भारत। पिछले 5 वर्षों में खर्च कर दिए 15,000 करोड़ रुपए। जी हां, केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया है कि भारत ने चीन के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ 2088 किलोमीटर की ऑल वेदर वाली सड़कों का निर्माण किया है। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच 2020 की झड़प के बाद से तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में भारत लगातार सीमा क्षेत्रों में अपनी कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। केंद्र ने कहा है कि
पिछले 5 वर्षों में एलएसी पर निर्माण गतिविधि के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी ज्यादा फोकस रहा है। जी हां, रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने संसद के ऊपरी सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने 5 साल की समयावधि में भारत चीन सीमा के पास सड़क परियोजनाओं पर 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हां, कुल मिलाकर भारत ने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाओं तक हर मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए 3,595 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर 20,767 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी कि दोस्तों भारत ने भी अपनी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए दोस्तों और चाइना के साथ लड़ने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत किया है। दोस्तों ये खर्च बताता है कि भारत ने डिफेंस में कितनी मजबूती लाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। लेकिन जो अगली खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है दोस्तों कि आखिर बॉर्डर पर क्यों उड़ा रहा है लगातार चाइना विमान। भारत की इस बूस्टर खुराक से बौखलाया है चीन। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर लगी चोट और भारत की बूस्टर खुराक से ड्रैगन बौखला उठा है। भारत को उकसाने के लिए चीन अपने लड़ाकू विमानों को उस क्षेत्र में उड़ा रहा है, जिसे लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव रहता है। आर्थिक चोट की वजह से चीन ने सेना के टैंकों को बैंकों के बाहर तैनात कर दिया है ताकि लोग अपना पैसा ना निकाल सके। भारत को मिले राफेल और S-400 मिसाइल प्रणाली, जिसे पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बूस्टर खुराक का नाम दिया था। इससे चीन भयभीत है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को चीन की एयरफोर्स के मुकाबले बेहतर रैंक प्रदान की है, जिससे ड्रैगन की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर 2 महीने में दूसरी बार कांगो में भारतीय सेना पर हुआ हमला। जी हाँ, जवानों ने जिसके बाद दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, कांगो में सोमवार को कुछ नागरिक सशस्त्र समूहों द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और स्तर 3 अस्पताल को लूटने का प्रयास किया गया। इसके बाद सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस लूट की कोशिश को विफल कर दिया। 2 महीने में भारतीय जवानों पर हमले की ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है दोस्तों। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने आज कांगो में कुछ असैन्य सशस्त्र समूहों द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और स्तर 3 अस्पताल को लूटने के प्रयासों को कड़ी कार्रवाई से विफल कर दिया। वहां तैनात भारतीय शांति सैनिकों की कार्रवाई सख्ती से संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के नियमों के अनुसार है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय शांति सैनिकों ने अपनी तैनाती के स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ऐसी खबरें हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यालय परिसरों में तोड़ फोड़ भी की गई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एक और खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन भारत को बना चुका है निशाना। प्रधानमंत्री पद के दावेदार सुनक की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार ऋषि सुनक ने चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। सुनक ने कहा है कि चीन इस सदी में ब्रिटेन के साथ पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और उसने अमेरिका, भारत जैसे देशों को निशाना बनाकर इसके सबूत भी दिए हैं। जी हाँ, 42 साल के सुनक ने कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो तकनीकी क्षेत्र में चीन के दबदबे से बचाव के लिए नाटो की तरह स्वतंत्र राष्ट्रों के एक नए सैन्य गठबंधन का गठन करेंगे। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में कई और योजनाएं शुरू करने की भी बात कही है। दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए मुकाबले में शामिल सुनक ने कहा कि मैं ब्रिटेन में चीन के सभी 30 कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद कर दूंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ है। गौरतलब है कि कन्फ्यूशियस संस्थान चीनी सरकार द्वारा वित्त पोषित है और संस्कृति भाषा के केंद्र की तरह काम करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों और चीन के तनावपूर्ण संबंधों के बीच आलोचकों का दावा है कि ये संस्थान प्रचार के साधन है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति ने सिर्फ बीजेपी का एजेंडा पूरा किया है। जी हां दोस्तों, पद से हटते ही रामनाथ कोविंद पर भड़की महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के पद से हटते ही रामनाथ कोविंद पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान की कीमत पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने कहा
कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को 15वीं बार कुचला गया था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। दोस्तों आप ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती का देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें लिखा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को 15वीं बार कुचला गया था। चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, सीएए को खत्म करना हो या अल्पसंख्यकों और दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। यानी कि दोस्तों आप महबूबा मुफ्ती के इस बयान से समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कितनी तगड़ी वाली मिर्ची महबूबा मुफ्ती को लगी है दोस्तों। और एक बार केंद्र को घेरते घेरते अब इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों, और इनको यानी रामनाथ कोविंद जी को भाजपा का मददगार बताया है दोस्तों। ऐसे में भारत के सबसे अहम पद पर रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में दोस्तों इस प्रकार की बातें महबूबा मुफ्ती के मुंह से क्या शोभा देती हैं, बताइएगा जरूर आप लोग, और इनको क्या जवाब मिलना चाहिए दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां लड़ाकू विमान चुरा कर लाओ और 16 करोड़ का इनाम पाओ। जी हां, रूसी पायलटों को यूक्रेन के ऑफर का हुआ भंडाफोड़। जी हां दोस्तों, रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने दावा किया है कि उसने रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान हाईजैक करने की साजिश का भंडाफोड़ किया है। FSB ने बताया कि यूक्रेनी एजेंट रूसी पायलटों को विमान के साथ अपने देश में आने का लालच दे रहे थे और इस ऑपरेशन में नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेनी एजेंटों का साथ दिया था। FSB ने यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन में शामिल यूक्रेनी खुफिया सेवा के एजेंटों और उनके सहयोगियों की पहचान कर ली गई है। इस ऑपरेशन का खुलासा होने के बाद रूस के सभी हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, रूसी पायलटों बड़े बड़े अधिकारियों की निगरानी भी की जा रही है। जी हां दोस्तों, FSB ने शेयर किए गए कि वीडियो क्लिप के अनुसार यूक्रेनी एजेंटों ने पायलटों को रिश्वत देने की कोशिश की। उनसे कहा गया कि अगर वे Su-24, Su-34 या Tu-22 विमानों को हाईजैक करते हैं तो उन्हें $2 मिलियन तक नकद दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशनल सफल होने पर इन पायलटों को यूरोपीय संघ के देशों में बसने और सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिया गया था। जी हां, FSB ने यह भी बताया कि एक फोन कॉल के दौरान एक यूक्रेनी अधिकारी ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी शहरों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया को मिला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, क्या अमेरिका के साथ बनेगा नए शीत युद्ध की वजह। जी हां, रशिया की नेवी को हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी मिली है दोस्तों। इस पनडुब्बी के निर्माताओं की माने तो ये एक रिसर्च करने वाली पनडुब्बी है, लेकिन रूस के दुश्मन की माने तो ये वो हथियार जिसे जासूसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला है और जो एक परमाणु हथियार हो सकता है। इस पनडुब्बी का नाम बेलगोरोड है और इस महीने इसे रशियन नेवी को सौंपा गया है दोस्तों। रशिया से सेवेरोडोनेत्स्क बंदरगाह पर इसकी डिलीवरी ली है। देश के सबसे बड़े जहाज निर्माता सेवमेश शिपयार्ड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां श्रीलंका में 100 दिन बाद फिर खुला राष्ट्रपति सचिवालय। जी हां, रानिल विक्रमसिंघे ने अब दे दी है ये बड़ी चेतावनी दोस्तों। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की वजह से बंद पड़ा राष्ट्रपति सचिवालय 100 दिन बाद सोमवार को खुल गया। जी हां, इस दौरान राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने 9 अप्रैल को इस इमारत के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 9 जुलाई को इमारत पर धावा बोल दिया। इसके बाद नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के आदेश पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने छापेमारी की और प्रदर्शनकारियों से इमारत को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक सप्ताहांत में राष्ट्रपति सचिवालय को तैयार करने के लिए सफाई और मरम्मत का काम किया गया था। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अब कहा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को समर्थन देंगे, लेकिन उन लोगों पर सख्त एक्शन लेंगे जो शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां बेदर्द मोहम्मद बिन सलमान ने बदली सऊदी अरब की किस्मत, अमेरिका को दिखाया ठेंगा, बढ़ाए राजगद्दी की तरफ कदम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें लोग MBS के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड लीडर से अलग खुद के लिए एक नई छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना चुके हैं। 36 साल के प्रिंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी किस तरह से आलोचना करते
करते हैं वो घर और घर से बाहर अपने ताकतवर दोस्तों के साथ अपनी छवि को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहले सऊदी अरब दौरे पर यह बात साबित हो गई है कि कैसे वर्ल्ड लीडर की उनकी इमेज सऊदी लीडर के सामने कमजोर पड़ चुकी है। जो बाइडेन एमबीएस से दुगनी उम्र के हैं मगर वो सऊदी प्रिंस के सामने हर मामले में कम प्रभावी लगे। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने कसम खाई थी कि वो एमबीएस से नहीं मिलेंगे, लेकिन 15 जुलाई को उनकी कसम टूट गई और जद्दा के शाही महल में दोनों की मुलाकात हुई। बात करें अगली खबर की, जहां पर दोस्तों कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हथियार बंधने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों के मारे जाने की खबर। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक हथियार बंद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों को मार गिराया। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली शहर में गोलीबारी के बाद आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के निवासियों को सतर्क रहने और हमला वाले इलाके से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में भी ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर उपचुनाव में जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा हुई और उत्साहित। अब यादव मुस्लिम वोट साधने की सबसे बड़ी इनकी योजना। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और अब 2024 को लेकर बहुत बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। भाजपा की नीतियों को देखकर कहा जा सकता है कि वो 2024 में उत्तर प्रदेश में 2014 दोहराने की कोशिश में लगी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भाजपा का एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी और इसे सपा का गढ़ कहा जाता था। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की है। समाजवादी पार्टी की पकड़ भी यादव और मुस्लिम वोटों पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में भाजपा अब यादवों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। समाजवादी नेता हरमोहन की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा ने यह सीधा संदेश दे दिया है। कानपुर में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर इस बार सपाइयों की भीड़ नहीं बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता जुटे थे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। बता दें कि हरमोहन यादव मुलायम यादव के लंबे समय तक सियासी हमसफर रहे और इस मौके पर पीएम मोदी ने हरमोहन यादव की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि 2024 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हरमोहन यादव ने हिंसा को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि 2024 का भी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे दोस्तों और पीएम मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री बनकर सबके सामने आएंगे दोस्तों, तो कमेंट में ये बात लिखना मत भूलिएगा और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बताना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अर्पिता मुखर्जी ने माना कि पार्थ का ही था रुपए का ढेर, ममता बनर्जी ने अब दे दी है सफाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी ने कबूल किया है कि उनके घर से बरामद कैश बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का ही है। मंत्री की करीबी ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने यह कबूल नामा किया है। उन्होंने एजेंसी को बताया है कि पैसा उनसे जुड़ी कंपनियों में लगाया जाना था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि कैश को 1 या 2 दिनों में घर से बाहर निकालने की योजना थी, लेकिन एजेंसी के छापे ने योजना को फेल कर दिया। जी हां, वित्तीय जांच एजेंसी ने तलाशी के दौरान मिले संबंधित दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अर्पिता मुखर्जी और ममता बनर्जी के मंत्री संयुक्त रूप से उस जगह यानी प्रॉपर्टी के मालिक है जहां से कैश मिला है। जी हां, इस प्रॉपर्टी को पार्थ चटर्जी ने 2022 में खरीदा था। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में एक बार फिर ममता बनर्जी का नया बयान आया है दोस्तों। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर ममता ने कहा दोषी पाए जाने पर आजीवन कैद की सजा होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो एजेंसियों का उपयोग करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है तो बीजेपी बहुत ही गलत सोच रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए लेकिन एक समय सीमा के अंदर। जी हां, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरी पार्टी से है या नहीं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अब ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी को लेकर अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ियों का रास्ता रोका। बहस के बाद जमकर हुआ
हंगामा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए दोस्तों, जहां मौजूद भारी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी बड़ी सी चारपाई लगवाकर दोस्तों कांवड़ियों का रास्ता बंद करने का कोशिश किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हुई। जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्री तय रूट से नहीं जा रहे थे। काफी देर तक हंगामा होता रहा दोस्तों, जिसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को साबित करने में जुटे रहे। जहां महिलाओं का ये सबसे बड़ा इन पर आरोप था कि कांवड़िए अपनी उचित रूट से नहीं जा रहे हैं, तय रूट से नहीं जा रहे हैं, तो वहीं कांवड़िए मुस्लिम महिलाओं की बात को किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे दोस्तों। लेकिन खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाकर मामला शांत कराया दोस्तों। क्या सही है किसी का मार्ग रोकना दोस्तों, रास्ता रोकना, क्योंकि रास्ता तो सबका ही होता है दोस्तों। आखिर रास्ते को रोकने का किसका अधिकार है जो इन मुस्लिम महिलाओं ने किया है दोस्तों। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके कांवड़ियों को रोका गया है दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई दोस्तों। भैंस, बकरी और पाजेब चोरी समेत 10 मामलों में आरोप तय हो गया है। जी हाँ, सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान पर और कानूनी शिकंजा कसा है। कोर्ट ने आजम खान पर 10 और मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ ही लूटपाट व डकैती व मारपीट के आरोप तय किए गए हैं दोस्तों। अब इस मामले की सुनवाई 20 व 29 जुलाई को होगी। इन मामलों में गवाहों को तलब किया गया है। आजम खान के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू पर भी आरोप तय हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने की ऐसी बड़ी घोषणा, कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। और ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है दोस्तों। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान इससे पहले नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। यानी सरकार इस पर जोर शोर से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक क्रांति ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू नितिन गडकरी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर खुशखबरी के साथ दोस्तों एक बड़ा ही चौंकाने और अलर्ट करने वाला खबर दोस्तों, जहां इन नियमों को तोड़ा तो कटेगा भारी चालान। जी हाँ, एक सशक्त नागरिक के तौर पर आपको जरूरी यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप मोटर वाहन के साथ सड़क पर निकले तो एक सुरक्षित यातायात का माहौल बन सके, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और सड़क पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित यातायात के माहौल के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमने स्क्रीन पर नियमों का उल्लंघन और जुर्माना होने की पूरी डिटेल दोस्तों स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। आपको अवेयर करना हमारा काम है दोस्तों, आप तक हर एक जानकारी पहुंचाना हमारा काम, और आपका काम लाइक करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे गाड़ी में सीट बेल्ट से लेकर आरसी के बिना वाहन चलाने तक पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। और ये कुछ बेसिक यातायात के नियम है जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए था। कितने भाइयों को पता था पहले से बताइएगा जरूर, और कौन कौन से नियम जो आपको लगे कि ये नए से पता लगा है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।